प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपना छठे पाठ का अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और आज हमें भाषा से, जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, आज हम उन्हें करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं भाषा से का पहला प्रश्न, पढ़ो और समझो। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, भाषा से के अंतर्गत है। भाषा से पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। बाजार, शब्द है बाजार। इसके वर्णों को हमने अलग रखना है, अलग अलग करके रखना है। इसे वर्ण विच्छेदन भी कहा जाता है या स्वर विश्लेषण भी कहा जाता है। तो ये ध्यान से देखिए, हमने ये जो बा है ये किससे बना हुआ है? ब व्यंजन है। इसमें ब व्यंजन को हम ब हलंत लिखते हैं। उसके बाद आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हमने अलग कर दी। एक तरह से देखा जाए, हमने वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और हमने इनको अलग किया। आगे चलते हैं। ज हलंत जमा, इसमें आ की मात्रा है, हमने आ लिखा। अब र व्यंजन पे चलते हैं। र हलंत जमा, इसमें अ की मात्रा है। आपको पता है अ की मात्रा दिखती नहीं है, लगाई नहीं जाती है। अ की कोई मात्रा होती ही नहीं, हम कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अ इसमें छुपा हुआ है। तो अ हलंत करके हम अ लिखेंगे। उसी तरह हम अपना अगला शब्द करते हैं, प्लास्टिक। पहला बाजार हो गया, प्लास्टिक। ये आधा प है, तो आधा प को हम प हलंत लिखते हैं, आपको पता ही है। फिर बारी है ला। तो ल हलंत ये शुद्ध व्यंजन हो गया ल, इसमें आ की मात्रा है, हमने आ की मात्रा भी लिख दी। अब चलते हैं स्टिक। स है, आधा है, तो स हलंत के साथ आएगा। उसके बाद किसकी मात्रा है? ट है, ट हलंत के साथ। और ट पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो हम छोटी ई यहाँ लिखेंगे। अब आती क हलंत। क में क तो होता ही है, आपको पता है। ये हो गया प्लास्टिक। अब हम अपने तीसरे शब्द पे चलते हैं। हमारा तीसरा शब्द है खिलौना। खिलौना, खिलौने लिखा है, खिलौने। तो इनका वर्ण विच्छेदन करते हैं। सबसे पहले ख व्यंजन, ख व्यंजन हलंत के साथ लिखा जाता है। उसके बाद मात्रा, मात्रा छोटी ई की है। उसके बाद हम लौ पे चलते हैं। लौ, तो इसमें ल व्यंजन है ही है, और मात्रा किसकी है? अ की। मात्रा किसकी है? अ की। ध्यान से देखिए, अब ने पे चलते हैं। ने, तो न व्यंजन हो गया, और न हलंत। न व्यंजन जब हम बोलते हैं तो हलंत का निशान लगाना ही लगाना है। हलंत लगाने से इसका अर्थ है कि ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई स्वर मिला नहीं। अब
इसमें हमें स्वर मात्रा के रूप में ए की मात्रा, तो हम ए यहाँ पे लिख देते हैं, जमा ए। फिर जमा या धन का निशान बनाया गया, जितना भी प्लस का निशान आपको दिख रहा है प्लस आप बोलते हो, इसे हिंदी में जमा या धन कहा जाता है, इसे जमा या धन भी कहा जाता है। पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखा जाएगा, अ हलंत अब इसमें क्या है अ, हर व्यंजन में अ छुपा होता है, तो हम, और इसलिए इसकी कोई आपको मात्रा नहीं दिख रही क्योंकि अ की मात्रा होती है, लेकिन अ इसमें है। ये शुद्ध रूप से व्यंजन हमने यहाँ लिखा, मात्रा को अलग निकाल कर रख दिया। वर्ण विच्छेदन मतलब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखें। अब भाई वर्ण तो दोनों ही तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कहने का मतलब हमने स्वरों और व्यंजनों को भी अलग अलग लिखना ही है, और व्यंजन हम शुद्ध रूप में लिखते हैं क्योंकि शुद्ध रूप जो है उसमें हलंत लगाया होता है। आपने देखा होगा, जाना होगा यह बात, जब भी शुद्ध व्यंजन लिखते हैं तो हलंत के साथ लगाते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से हम कहेंगे व्यंजन बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलते समय हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। तो पर्यावरण हमने प को लिख लिया है, प हलंत जमा अ। अब र पे चलते हैं, और ये र हलंत के साथ लगेगा, आपको पता ही है व्यंजन है र। अब इसके बाद या जो है, ये याद रखिएगा, ये जो है इसमें हम इस र के साथ कभी भी अ नहीं लिखेंगे। ये मात्रा क्या है, जो य के साथ है वही मात्रा मानी जाएगी। तो य हलंत और मात्रा है आ की। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो है हमने र हलंत लिखा है, फिर य हलंत लिखा है, फिर आ लिखा है, पर्यावरण। अब व र ण ये तीनों व्यंजन हैं, और हमें पता ही है जब हम शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो उसके साथ हमें अ भी लिखना पड़ेगा। तो शुद्ध व्यंजन लिखा और अ लिखा। उसी तरह जब हम र लिखेंगे शुद्ध व्यंजन र हलंत के साथ, यहाँ अ लिखेंगे और ण लिखेंगे, यहाँ जमा का निशान लगाते हैं, तो ये ण व्यंजन हो गया, और इसके साथ हमारा अ रहेगा। देखिए यहाँ से तो हलंत रहेगा ही। अगर हम शुद्ध व्यंजन लिख रहे हैं तो हलंत का जो निशान है वो रहेगा। हलंत हमें बताता है कि ये व्यंजन शुद्ध है, या फिर हम कहेंगे ये आधा है। दोनों ही बात कही जा सकती है। आधा मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो आज हमने ये जाना भाषा से के अंतर्गत कैसे शब्दों की रचना होती है। तो शब्द व्यंजन और स्वरों, स्वर जो है मात्रा का रूप से लेके इसमें लिखे हुए हैं, तो हम उनको अलग अलग कर भी सकते हैं। जैसे बाजार, ब है व्यंजन, हमने यहाँ ब व्यंजन को शुद्ध रूप से ब हलंत के साथ लिखा, और इसमें मात्रा जो है मात्रा आ की है, आ होता है स्वर, तो हमने स्वर को इधर लिखा। एक तरह से कहा जाए तो हम वर्णों का विच्छेदन, मतलब सभी वर्णों को अलग अलग करके लिख रहे हैं, और बीच में ये जमा का चिन्ह लगा रहे हैं कि सारे हिस्से हमें दिखें, वर्णों के सभी हिस्से हमें दिखें। फिर आ जाते हैं जा, जा, तो ज हलंत, और इसके साथ आ की मात्रा है ही है, हमने आ लिखा। र शुद्ध व्यंजन यहाँ लिखा र हलंत के साथ, और इसके साथ अ हमने लिखा, क्योंकि अ इसमें स्वर के रूप में लगा है, जो हमें मतलब कि बोलने में मदद कर रहा है। नहीं तो हम तो शुद्ध व्यंजन बोल भी नहीं सकते, तो इस कारण से हम उसे अ लिख रहे हैं। अगला है हमारा ख भाग। तो आपने इसे समझ लिया हो कैसे शब्दों को वर्णों के अनुसार, वर्ण भी दो प्रकार के, उनको अलग अलग करके हमें लिखना है।
एक तरह से कहा जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप करते हो मैथमेटिक्स का वही है। हमने इनको फैला के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया है और बीच में ये धन या जमा का निशान लगाया है सभी हिस्सों को दिखाने के लिए कि सब मिल करके ही बाजार शब्द का निर्माण कर रहे हैं या शब्द बना रहे हैं। ये सब मिलकर ही कास्टिक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहेंगे वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है पढ़ो और समझो, इसमें शब्दों को वर्णों के रूप में अलग अलग करके लिख दिया है। अब हम चलते हैं ख भाग पे। ख उप प्लस हार, जरा फिर इसे पढ़ लिया। उप जमा हार, शब्द बना उपहार, शब्द बना, इसको इधर लिखा जाए उप जमा हार, शब्द बना उपहार। ठीक इसी तरह उप जमा वन, क्या बना उपवन। उप जमा देश, उपदेश। उप जमा सर्ग, उपसर्ग। उसके बाद बना उप जमा वास, उपवास। उपजमा उपयोग, उपजमा योग उपयोग। तो उपजमा हार उपहार, उपजमा देश उपदेश, उपजमा सर्ग उपसर्ग, उपजमा वन उपवन, उपजमा वास उपवास, उपजमा योग उपयोग। तो इन शब्दों को हमने पढ़ा और समझा। क्या समझा कि हमने देखा उप जो है ये पहले लग रहा है, ये हार गले में पहने जाता है। आपको पता है हार जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, गले में पहने जाने वाला अलंकार, फूलों का हो सकता है या कीमती धातुओं का भी हो सकता है। लेकिन जब उप इसके आगे उपसर्ग लगा, हिंदी में उपसर्ग अभी आप हमने बताया ही था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द के अंश, या हम कह सकते हैं शब्द का वो भाग। शब्द नहीं होते, शब्द का अंश होता है, क्योंकि शब्द की तो एक अपनी परिभाषा होती है, आपको पता ही है।
कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, लेकिन शब्दांश का हम कोई अर्थ नहीं बना सकते, उसे अर्थ या शब्द का दर्जा नहीं दे सकते। शब्द का ही टुकड़ा होता है या हिस्सा होता है या अंश होता है, तो इसीलिए इसे शब्दांश कहा जाता है। और ये आगे लग रहा है, एक हमने देखा कि हार से पहले लगा है। हार यहाँ पे दो चीज़ मतलब हो सकता है, गले में पहने जाने वाला फूल या कीमती धातुओं की कोई माला हो सकती है, या फिर पराजित हो जाने के लिए भी हार का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक गले में पहने जाने वाली माला हो गई, या धातुओं की हो सकती है, फूलों की हो सकती है, चंदन की हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है, मोतियों की हो सकती है। और इसके आगे दूसरा शब्द है पराजय। हार का ये भी अर्थ होता है पराजय। लेकिन जब एक नया शब्द शब्दांश इसके आगे लगा उपहार, उपहार मतलब आपको पता ही है, उपहार जो भेंट स्वरूप किसी को दिया जाता है प्यार से, उसे उपहार कहते हैं। तो एक नया ही शब्द बन गया, न इसमें गले में पहनने वाली माला नजर आ रही है, न इसमें पराजय दिख रहा है, एक नई सी होगी। उपहार वो वस्तु होती है जो हम किसी को प्यार से भेंट स्वरूप देते हैं, चाहे जन्मदिन में या किसी अन्य अवसर। तो एक नया शब्द बना। तो हमने देखा कि ये कुछ जो शब्दांश हैं वो किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं, जिसका कि अर्थ जिस शब्द से के आगे लग के बना था उससे अलग हो सकता है, उससे अलग होता है और है ही। जैसे देश, देश हमें पता है, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उपदेश ये क्या होता है? किसी को सीख देना। उपदेश क्या होता है? जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश या सीख दिया है, लोगों को शिक्षा दी थी, तो ये उपदेश। अब देश से अलग हट के बन गया ये शब्द। अब उपदेश में कोई राष्ट्र की बात नहीं आ रही, यहाँ पे दूसरों को समझाने को उपदेश या संदेश देने को उपदेश कहा गया है। तो फिर हमने देखा कि जो यहाँ पे उप है ये सभी में आ रहा है, देखने को उप उप उप, यहाँ पे भी है उप उप उप। तो ये उप जो है वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लग जाता है और एक नया शब्द बनाता है, इसका अर्थ मूल शब्द से अलग होता है। तो हमने अभी अनुभव से सीखा, हमने इसको पढ़ा, समझा और सीखा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न भी है पढ़ो और समझो। इसको हमने पढ़ा और समझा भी है। उपसर्ग, यही जो शब्द है उपसर्ग, वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश या शब्द का टुकड़ा या शब्द का भाग जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका एक नया अर्थ देते हैं। तो ये बन गया उपसर्ग। तो उपसर्ग हमें पता चल गया, इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द नहीं, क्योंकि शब्द तो अपने में ही पूरा होता है, उसका अपना अर्थ होता है। उप का कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द नहीं है, ये याद रखिएगा। उप जो है वो शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, शब्द का टुकड़ा है, शब्द का भाग है। ये किसी शब्द के आगे लगकर एक नया अर्थ बना देता है। तो उपसर्ग यहाँ बन गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे उप और वन, वन जंगल को कहा जाता है और इसके आगे उप लग गया उपवन। अब ये बगीचा, अर्थ भी बदल गया, का ये जंगल था और उपवन का अर्थ हो गया बगीचा। तो इसके फिर हमने देखा कि उप किसी शब्द के आगे लग रहा है, आगे जुड़ता है, खासियत है, पहले आता है या आगे जुड़ता है, दोनों ही हम कह सकते हैं, और एक नया शब्द का निर्माण करता है जिसका कि अर्थ ये मूल शब्द से अलग है। अब वन को तो हम जंगल बोलते हैं और उपवन बगीचे को बोलते हैं। वन अपने आप लग जाता है, अगर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करो तो पेड़ के बीज गिरते हैं और 10-20 साल में पेड़ बड़े हो जाते हैं, वो वन हो जाता है। उपवन तो बगीचे से यत्न करके लगाया जाता है, सलीके से पेड़ पौधों को कटाई छटाई की जाती है, कतारों में लगाया जाता है। तो ये शब्द एकदम अलग है। वास, वास मतलब होता है रहना। वास का क्या अर्थ होता है? रहना। उपवास का अर्थ होता है बिना खाए रहना। उपवास का क्या अर्थ है? जैसे कि लोग अपने धार्मिक कारण से भी लोग रोज़े या उपवास रखते हैं,
व्रत बोला जाता है हिंदी में, व्रत या रोज़े, उसमें का अर्थ होता है उसमें कुछ खाते पीते नहीं, उपवास बिना खाए रहना। तो एक नया शब्द बन गया, उपवास का अर्थ होता है रहना, उपवास बिना खाए रहना। तो उसी तरह योग जोड़ने के लिए बोल सकते हैं। तो प्राणायाम को भी हम लोग योग बोलते हैं, शारीरिक वाला होता है, या फिर जोड़ने को गणित के कहेंगे। गणित में योग का मतलब होता है जोड़, सम ऑफ एडिशन के लिए योग किया जाता है। तो उपयोग मतलब इस्तेमाल करने वाली चीज़। जैसे आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है, तो उपयोग मतलब इस्तेमाल करने के लिए इसका एक नया शब्द हो गया। तो हमने आज जाना कि कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, जैसे कि हम उप की बात कर रहे हैं, इसमें अगर वो किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कि अर्थ मूल शब्द से अलग होता है। तो आज हमें बड़ी एक अच्छी बात पता चली। और ये जो आगे वाले लगने वाले जो शब्दांश हैं, इसे उपसर्ग कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से इन शब्दांश को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय पीछे लगता है, यही अंतर है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है या पहले लगता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये था हमारा ख प्रश्न। एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये याद भी रहे। उपजमाहार, उपहार, उपजमादेश, उपदेश, उपजमासर्ग, उपसर्ग, उपजमावन, उपवन, उपजमावास, उपवास, उपजमायोग, उपयोग। इंग्लिश में इसे उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। प्रीफिक्स ये याद रखिएगा, ये आगे लगते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं। अब चलते हैं अपने हम दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा दूसरा। बाईं ओर लिखे शब्द, लिखे शब्द के सही विपरीत तार्थी शब्द पर गोला लगाओ, पर गोला लगाओ। कठिन, हाँ। तो इसमें हमें जो बाईं ओर दिया है वो विपरीतार्थी शब्द जो सही वाला है उसी पे हमें गोला लगाना। तो कोई ये ना सोचे कि गलत पे हम गोला लगा रहे हैं। हमें सही शब्द को पहचानना है। इसके अंदर 3 विकल्प दिया गया है। जैसे कठिन का हमारे पास 3 विकल्प दिया गया है, आसान, मुश्किल और सरल। इसके 3 विकल्प में एक सबसे शुद्ध है। और विपरीतार्थी का याद रखिएगा, हमें पर्यायवाची शब्द से काम नहीं चलाना। शब्दों का सटीक विपरीतार्थी शब्द होता है। तो हमें सही शब्द को पहचानना है और जो सही होगा उसी पे गोला लगाना है, गलत को खाली छोड़ देना है। तो हम लिखते हैं पहला शब्द, कठिन का हमने दे रखा है आसान,
उसके बाद है मुश्किल, दूसरा शब्द है मुश्किल, और तीसरा शब्द है सरल। कठिन का आसान, मुश्किल और सरल। अब इसके अंदर हम इसको अगर करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, कठिन का होता है मुश्किल, तो समानार्थी हो गया, कठिन का मुश्किल समानार्थी हो गया, कठिन का भी अर्थ मुश्किल ही होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। कठिन का आसान, ये गलत है। क्यों गलत है? कठिन जो शब्द है उसका आसान है, तो मुश्किल का आसान होता है। यहाँ पे कठिन का सरल होता है, तो हम सरल पे ही बोला लगाएंगे, इसका मतलब सरल ही सही है। तो ऐसे शब्दों से हमें ध्यान से देखना है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से कठिन पढ़ेंगे और आसान दिख गया और फटाफट गोला लगा, वो आगे तक बढ़ते ही नहीं। जब भी हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें सारे विकल्प को देखना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा एग्ज़ाम भी अब MCQ वाला जो है उसमें बच्चे पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प तक ही जा पाते हैं, जबकि हमारे 5 विकल्प हैं। तो इसमें देखा, कठिन पढ़ा, कठिन का आसान विलोम लगा, फटाफट गोला लगा दिया। तो कठिन का होता है सरल, मुश्किल तो समानार्थी हो गया, ये तो होगा ही नहीं, हमें पता चल गया। आसान नहीं है, मुश्किल का आसान होता है। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो इसका हम ध्यान रखें, कठिन का आसान, और फिर गलत है, मुश्किल गलत है, और सरल सही है। तो आगे चलते हैं। उसी तरह हमारा दूसरा जो है जन्म। जन्म का है मरना, मृत्यु और मौत। जन्म का है मरना, मृत्यु और मौत। इसमें आगे शब्द देखा हमने, जन्म, मरना, ये तो पर्यायवाची हो गया, और विलोम का पर्यायवाची हम कहेंगे, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो जन्म का होता है मृत्यु, ये सही है। जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो शब्द दिया गया है उसका विपरीतार्थी शब्द लिखना है, विपरीत अर्थ वाला लिखना है, न कि विपरीत का पर्यायवाची। जैसे ये हमारा था कठिन का आसान, एक तरह से कहेंगे हम लोग विपरीत शब्द का पर्यायवाची है, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो जन्म का मृत्यु होता है, जन्म का जीना का मरना होता है। याद रखिए, जीना जो है, अगर जीना शब्द होता तो हम मरना लिखते हैं, और मौत भी गलत है। जीवन का मौत होता है, तो जन्म का मृत्यु होता है, सही विकल्प यही है। तो इस तरह के जो हम प्रश्न हैं उसको बड़े सावधानी से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पहले शब्द को पढ़ लीजिए, विकल्पों को भी पढ़ लीजिए, तब हम करेंगे। हाँ नहीं, अगला वाला है हानि, फायदा। पहला है शब्द फायदा, दूसरा है लाभ, उसके बाद है मुनाफा। तो हमें पता है हानि का लाभ होता है, वो तो फायदा तो पर्यायवाची हो गया लाभ का, और मुनाफा भी पर्यायवाची है। तो हानि का लाभ, लाभ का हानि, ये तो हमें पता ही है।
तो इसमें अभी और भी प्रश्न बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।